नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी संघ गाथा के एपिसोड में आज मैं आपके सामने महासीरीज जो लेकर आ रहा हूं। इसमें पहला एपिसोड हमने आपको दिखाया था व्यक्ति निर्माण का, और आज हमारा विषय है संघ नेतृत्व कैसे बनाता है। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। भारत में बीते 100 वर्षों में जितने भी परिवर्तन आए, वह चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, या राष्ट्रीय हो या आध्यात्मिक हो, हर परिवर्तन के केंद्र में कहीं ना कहीं स्वयंसेवक तत्व दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि संघ नेता गढ़ता नहीं, संघ जीवन दृष्टि देता है। नेतृत्व पद से नहीं आता, दृष्टिकोण से आता है। नेता भाषण से नहीं बनता, अनुभव, अनुशासन और सेवा से बनता है। और संघ यही तीनों देता है। खास करके हर अभ्यास में, हर प्रार्थना में, हर सेवा कार्य में यह संगठन व्यक्तित्व नहीं गढ़ता, यह चरित्र गढ़ता है। और जब चरित्र मजबूत होता है तो व्यक्ति एक दिन नेतृत्व का ध्वज बन जाता है। आज के इस एपिसोड में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एक साधारण बाल स्वयंसेवक शाखा के मैदान के मिट्टी से उठकर राष्ट्र के नेतृत्व तक पहुंच जाता है। कैसे यह आदेश नहीं, अनुशासन बोलता है। कैसे यह पद नहीं, कर्तव्य बड़ा होता है। और कैसे यहां नेतृत्व की कुर्सी से नहीं, जीवन शैली से जन्म देता है। आइए आज हम उस अद्भुत प्रक्रिया को देखते हैं जो संघ को केवल संगठन नहीं, नेतृत्व का विश्वविद्यालय बनाती है। मैं समय हूं, मेरे सामने साम्राज्य उठे भी हैं और मेरी आंखों के सामने ही धूल में समा भी गए हैं। मैंने राजाओं को आया जाता देखा है, सेनाओं को चमकते हथियारों के साथ निकलते देखा और उसी हथियार की जंग से उनका अंत भी होते देखा। पर सुन लो, कोई भी राष्ट्र टिकता केवल शक्ति से नहीं, वह स्थिर होता है नेतृत्व से। और नेतृत्व सत्ता की लालसा से नहीं जन्म लेता, वह जन्म लेता है सेवा की निष्ठा से, संघर्ष की तपस्या से और संस्कृति की उन जड़ों से जो हजारों वर्षों से इस भूमि को सींचती आई हैं। मैं समय हूं, मैंने यह भी देखा है कि जब नेतृत्व चरित्र से उठता है तो राष्ट्र को कोई झुका नहीं सकता। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक संगठन ने मौन साधना, अनुशासन और सेवा की संस्कृति से ऐसे नेतृत्व को गढ़ा जिसने भारत को हर क्षेत्र में दिशा देने की शक्ति दी। नेतृत्व कैसे बनता है, यह इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। यह मिलता है उन कदमों में जो हर सुबह शाखा के मैदान पर गूंजते हैं। आइए, आज समय स्वयं बताएगा नेतृत्व कैसे जन्म लेता है। संघ के अनेक लोगों का और संघ का इतना बड़ा परिवार है। वहाँ जयपुर में जाने के बाद में वो दर्शन हुआ। धीरे धीरे संघ की कुछ पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला और ऐसे क्रमशः संघ के साथ संपर्क बढ़ता गया। जयपुर में मैं पढ़ता था, तभी मेरा संघ का प्रथम वर्ष का शिक्षण हुआ, द्वितीय वर्ष का शिक्षण भी हुआ। एमए मैंने किया। एमए करने के बाद में मेरा सबसे पहले अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कॉलेज सीकर में हुआ, राजस्थान में। उस समय पर जिनके अच्छे मार्क्स आते थे उनको सीधा मार्क्स के आधार पर अपॉइंटमेंट देते थे। वहाँ मेरे 1 साल उस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज सीकर में पढ़ा। सीकर वो स्थान है जहाँ कभी दीनदयाल जी ने हाई स्कूल किया था, उस स्कूल से। तो ऐसा करके फिर उसके बाद में, चूँकि वो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट था, मैं फिर सर्विस खोजते खोजते हरियाणा में आ गया। हरियाणा में 6 वर्ष मैंने पढ़ाने का काम किया, 2 वर्ष रेवाड़ी में और 4 वर्ष हिंदू कॉलेज सोनीपत में। फिर 73 में मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में हो गया और तब से फिर 2005 को मैं रिटायर हुआ,
तब तक उस कॉलेज में पढ़ाते रहे। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के कल्पना के अनुसार संघ बढ़ रहा है। एक भी कालखंड ऐसा नहीं कि संघ को कोई कदम पीछे हुआ है, पीछे हटा है। कदम भी पीछे हटाना नहीं पड़ा और किसी बात के साथ बिना समझौता किए हुए संघ निरंतर आगे आगे बढ़ रहा है। ये 100 वर्षों की हम सबको आनंददायक यात्रा है। नेतृत्व की नींव पद से नहीं, कुर्सियों से तो बिल्कुल नहीं, अधिकारों से नहीं बनती। नेतृत्व की असली शुरुआत होती है उस नैतिक शक्ति से जो कठिन समय में निर्णय लेने का साहस दिखाती। जब हजारों लोग चुप हो और एक व्यक्ति सत्य के पक्ष में खड़ा हो जाए, वह नेतृत्व है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, रास्ते धुंधले हो और फिर भी कोई कर्तव्य निभाता व्यक्ति मार्गदर्शन बनकर आगे आए, तो वही सच्चा नेता होता है। नेतृत्व पद का उपहार नहीं, चरित्र का प्रसाद है। पद तो कई लोगों को मिलता है, पर नैतिक साहस बहुत कम लोगों के पास होता है। और संघ यही शक्ति देता है, ऐसी दृष्टि, ऐसी निष्ठा और ऐसी आंतरिक दृढ़ता जो व्यक्ति को आदेश चलाना नहीं, निर्णय लेना सिखाती है। क्योंकि जब निर्णय धर्म पर आधारित हो, तब उसका परिणाम राष्ट्रहित बन जाता है। यहाँ महाराष्ट्र की स्थिति बताता हूँ। महाराष्ट्र में संघ के स्वयंसेवक नॉन ब्राह्मण अधिक है, संघ के अधिकारी नॉन ब्राह्मण अधिक है, परंतु आज भी संघ ब्राह्मण लोगों का है, ऐसी महाराष्ट्र में धारणा है। उसी का एक कारण नथुराम गोडसे ब्राह्मण था, इसीलिए सब ब्राह्मण संघ के है, ऐसा समझा जाता है। वास्तवता ऐसी नहीं है। संघ में ब्राह्मणों से ज़्यादा नॉन ब्राह्मण अधिक है। उस समय भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। मैं भारत माता हूँ। मेरे पुत्र केवल वीर नहीं होते, मेरे पुत्र नेता भी होते हैं। वे नेता जो मेरे लिए सोचते हैं, मेरे दर्द को अपनी पुकार बना लेते हैं, मेरे लिए संघर्ष करते हैं और समय आने पर मेरे लिए कठोरतम निर्णय लेते हैं। उनकी दृष्टि में मैं बसती हूँ, उनके कदमों में मेरा भविष्य चलता है। जो स्वयं को भूलकर राष्ट्र को चुन ले, जो अपने आराम से ऊपर मेरे सम्मान को रख दे और जो मेरे लिए दिन रात तप कर समाज को दिशा दे, ऐसे नेताओं को मैं पुत्र ही नहीं, स्वयं सेवक कहती हूँ। क्योंकि स्वयं सेवक वह है जो मेरे आह्वान पर नहीं, मेरी श्वास पर भी चल पड़े। जो मेरे लिए जीता है और मेरे लिए उठता है, उसे मैं नेता भी कहती हूँ, पुत्र भी और गर्व भी। मैंने संघ का दायित्व और संघ का काम नहीं छोड़ा। मैं कॉलेज में जाता था, अपने अटैची में अपनी निकर और रजिस्टर और एक क्लास नोट्स के लिए एक डायरी ले जाता था। वहीं से सीधा हरियाणा का काम था मेरे पास में, हरियाणा के प्रवास पर चला जाता था और लौटकर सीधा कॉलेज में आ जाता था। ऐसा मैं अनेक वर्षों हरियाणा का प्रांत कार्यवाह रहा। उस समय पर काफ़ी प्रवास किया और उस समय तो प्रवास के आज जैसी सुविधा नहीं थी, साधारण बसों में ही जाना पड़ता था। परंतु उसने ग्रास रूट में, ग्रामीण इलाके में लोगों का कैसा जीवन है और उसमें हम संघ का कैसे प्रवास करवा सकते हैं, इसका व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल अनुभव मुझे हरियाणा में काम करते हुए प्राप्त हुआ। आरएसएस के विचारों से किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन आरएसएस पर जिस तरह के आरोप लगाए गए, उन तरह के आरोपों की कोई आवश्यकता नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी में और दलों में भी आरएसएस के रचनात्मक काम के लिए लोगों के दिलों में आदर है, सहयोग है। अगर वो दुखियों की बस्ती में जाकर काम करते हैं, अगर वो जाकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रसार करते हैं, तो इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए।
इसलिए उनको पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और यूनाइटेड फ्रंट में भी आप जिन्हें नेता बनाने जा रहे हैं श्री देवेगौड़ा जी, वो भी आरएसएस की अच्छाइयों से परिचित हैं और आरएसएस की प्रशंसा कर चुके हैं। संघ संस्थापक ने संघ के प्रारंभ में कहा था कि मैं कुछ नया काम करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। इसका मतलब है कि प्राचीन काल से चली हुई कुछ विशेषताओं को ही उन्होंने अपने कार्य को उसके साथ जोड़ दिया। आज अगर हिंदू समाज और भारत अगर शेष है तो कई कारणों से है। समय समय पर संत सन्यासी महापुरुष हुए, पुरुषार्थ करने वाले शूरवीर हुए, समाज में आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करते हुए समाज जीवन शुद्ध बना रहे, इसके लिए प्रयत्न करते रहे। सामान्य व्यक्ति संस्कारित हो, ये क्रम, ये कार्य कई वर्षों से चला आ रहा है। हम मानते हैं कि उसी कार्य का आज के वर्तमान में अगर कोई नाम है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ का स्वयंसेवक ये संघ की सबसे बड़ी ताकत है। संघ की कमजोरी यदि कहना है, अभी वो सुधर रहे हैं और सक्रिय हो गए, किंतु प्रसिद्धि से दूर रहना ये संघ के प्रारंभ काल में कमजोरी थी। आज नहीं है वो। आज संघ का स्वयंसेवक, संघ के कार्यकर्ता, यही संघ की सबसे बड़ी ताकत है। और समर्पित कार्यकर्ता संघ में, मेरा कहना ऐसा है कि संघ में अच्छे लोग जितनी मात्रा में है उस मात्रा में अच्छे लोग दूसरे कोई भी पार्टी में नहीं है, कोई भी संगठन में नहीं है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है संघ, संगठन कहेंगे। अच्छे लोग सबसे ज़्यादा होने की संगठन जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं भगवा ध्वज हूँ, मैं केवल रंग नहीं, मैं वह आदर्श हूँ जो युगों की तपस्या से जन्मा है। जब स्वयं सेवक मेरे सामने खड़ा होता है, वह किसी और पर अधिकार करना नहीं सीखता, वह अपने अंदर शासन करना सीखता है। मेरी छाया में वह शक्ति नहीं, संयम अर्जित करता है। उसे पता चलता है कि नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, स्वयं को सेवा और मर्यादा के मार्ग पर निरंतर चलाना है। मेरी लहरों की हर कंपन उसे याद दिलाती है कि नेतृत्व पद से नहीं, परिवर्तन की क्षमता से आता है। मैं उसके भीतर वह धैर्य जगाता हूँ जो संघर्ष में संतुलन रखता है, वह आग जगाता हूँ जो कठिन समय में मार्ग दिखाती है, और वह विनम्रता देता हूँ जो नेतृत्व को अहंकार से बचाती है। स्वयं सेवक मेरे सामने प्रतिज्ञा नहीं करता, वह स्वयं को गढ़ता है, और यही अनुशासन, यही साधना, यही आत्मनियंत्रण एक दिन उसे नेता बनाता है। ऐसा नेता जो पद से नहीं, चरित्र से पहचाना जाता है। आईटी मिलन पूरे देश भर में बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में युवा उनके साथ शामिल हो रहे हैं। यूथ प्रोफेशनल्स नाम का एक आयाम एक बड़ी सशक्त रूप में आज खड़ा हो चुका है। जिस शहर में हम बैठे हैं, इस शहर के अंदर ही 6000 से अधिक युवक इन दोनों प्रकार के कामों के साथ जुड़ चुके हैं। एक चुनौती है, इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और हमारा पूरा विश्वास है देश की युवा पीढ़ी अपने इस देश के संस्कारों के साथ जुड़ेगी, उनके महत्व को समझेगी, उनको स्वीकार करेगी, और जिस भोगवाद की आंधी में ये कुछ शक्तियां उनको ले जाना चाहती हैं और राजनीतिक लोग उस तरफ ले जाकर उनका दुरुपयोग करना चाहते हैं, ये वो सफल नहीं होंगे और युवा पीढ़ी अपनी देश की जड़ों के साथ जुड़ेगी। नेतृत्व तो ऊपर से नहीं आता, वह किसी आदेश से नहीं उतरता, किसी पद से पैदा नहीं होता। सच्चा नेतृत्व नीचे से ऊपर होता है। शाखा की उस पंक्ति में जहां सबसे छोटा स्वयंसेवक सबसे पहले अनुशासन सीखता है, वहीं से शुरू होता है उस व्यक्ति का पहला कदम। समय पर पहुंचना, टीम में काम करना, सेवा के लिए आगे बढ़ना और स्वयं से पहले संगठन को रखना।
जब व्यक्ति छोटे छोटे दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाता है, धीरे धीरे वही दायित्व नेतृत्व में बदल जाते हैं। नेतृत्व किसी को सौंपा नहीं जाता, नेतृत्व कमाया जाता है, और यही कमाई शाखा के मैदान से शुरू होती है, जहां पर स्वयंसेवक सीखता है मैं नहीं हम। जो नीचे से सीखकर ऊपर आता है वही जीवन भर स्थिर, विश्वसनीय और राष्ट्र हित में अडिग नेता बनता है। इसलिए संघ में नेतृत्व ऊपर से नहीं आता, नीचे से उगाया जाता है, संघ की शाखा में बोया जाता है। देखिए, देश में धारणाएं, संत बनना यानी सिर्फ पूजा पाठ करना, हवन करना, सिर्फ साधना करना, तपश्चर्या करना, लेकिन सच्चे जो महात्माएं संत है, देव भक्ति के साथ देशभक्ति भी करना जरूरी है। और संघ से यही सिखाया जाता है, क्योंकि भगवान के पास जाते समय रास्ते में देश लगता है, और संघ के शाखाएं में देशभक्ति के बारे में, आज हम महात्मा बने, संघ के शाखा में जाते थे, उस समय हमें देशभक्ति का जो देशभक्ति के लिए क्या करना चाहिए, ये जो हमें मिला, इसके आधार पे हमारे अंदर देशभक्ति के प्रति हमारे अंदर जो प्रेम उत्पन्न हुआ, इसी का कारण संघ है। तो हर एक संत ने देव भक्ति के साथ, धर्म भक्ति के साथ पहले देशभक्ति के लिए कार्य करना जरूरी है। मैं समय हूं, मैंने देखा है, नेतृत्व युद्धों से नहीं बनता, ताकत से नहीं बनता, परिस्थितियों की कृपा से भी नहीं बनता। नेतृत्व जन्म लेता है समर्पण से, उस समर्पण से जिसमें व्यक्ति अपना सुख, अपना नाम और कभी कभी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के चरणों में रख देता है। जब कोई स्वयं से ऊपर उठकर कर्तव्य को धर्म मान ले और सेवा को अपना स्वभाव, तभी समय उसे नेता बनाता है। और सुन लो, जब नेतृत्व किसी व्यक्ति का गुण न रहकर राष्ट्र धर्म बन जाए, जब हर नागरिक अपने भीतर कर्तव्य, अनुशासन और त्याग का दीप जला ले, तब इतिहास सिर्फ बदलता नहीं, पुनर्लिखा जाता है। मैं समय हूं, मैंने देखा है कि ऐसे नेतृत्व वाले राष्ट्र सिर्फ सफल नहीं होते, वे अमर होते हैं। संघ ऐसा संगठन है जहां प्रचारक केवल कार्यकर्ता नहीं होते, आज समाज में कई संत भी है, त्याग, सेवा और राष्ट्र धर्म के संत। वे अपने व्यक्तिगत जीवन का मोह छोड़कर घर परिवार की सीमाएं पार करके पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मान लेते हैं। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया, और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। देश के कोने कोने में संघ का कार्य फैला हुआ है। देश के किसी भी सीमा के छोर पर आप जाएंगे, वहां कोई ना कोई एक संघ के स्वयंसेवक मिल जाएगा। देश के किसी भी ट्रेन में आप चढ़ेंगे, गाड़ी में 2-4 कार्यकर्ता स्वयंसेवक मिल ही जाएंगे। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का यही नित्य का अनुभव है। संघ कार्य देशों विशाल हुआ है। संघ के कार्यकर्ता के कार्य और संघ के कार्य को देखते हुए समाज संघ को जानता है। संघ के कार्य समय समय पर स्वयंसेवकों ने समाज के बीच रहकर विभिन्न प्रकार के कार्यों में जैसे सक्रिय हैं,
उसको समाज देखता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव से समाज संघ का आकलन किया है। मैं भारत माता हूँ। मेरे पुत्र वे नहीं जो केवल मेरे नाम का जयकारा करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! क्योंकि जयकारा तो क्षणिक होता है। मेरे सच्चे पुत्र वे हैं जो मुझे दिशा देते हैं, जो मेरे स्वप्नों को अपनी आंखों में बसाते हैं, मेरे घावों को अपना कर्तव्य समझते हैं और मेरे भविष्य को अपनी साधना बना लेते हैं। मेरे पुत्र वे हैं जो मेरे लिए केवल बोलते नहीं, मेरे लिए चलते हैं, मेरे लिए जूझते हैं, मेरे लिए निर्णय लेते हैं, जो अपने जीवन का पथ मेरे चरणों की ओर मोड़ दें। उन्हें मैं केवल बेटा नहीं कहती, मैं उन्हें अपना गौरव कहती हूँ। और जान लो, जो मुझे दिशा देता है, मैं उसे ही इतिहास में ऊंचा स्थान देती हूँ, क्योंकि राष्ट्र को मार्ग दिखाना मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेम है, और जो यह प्रेम निभाता है वही वास्तव में मेरा पुत्र कहलाने योग्य है। तो अपने यहाँ पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। समाज का मन तैयार होना चाहिए, नई पीढ़ी का मन तैयार होना चाहिए। बालकों का, शिशुओं का मन घर में तैयार होता है। नव तरुण होने के बाद जब दुनिया में जाता है और वो दुनिया के आगे खड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को क्या लेना, क्या नहीं लेना, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसका विवेक जो मिलता है वो घर से तैयार होके मिलता है, माता पिता के आचरण के उदाहरण से मिलता है, घर में जो अपनी कुलरीतियां पद्धतियां चलती है उसके संस्कारों से मिलता है। उनको ठीक करने से बहुत सारी बात बिना शासन के भी हम कर पाएंगे, और इसलिए कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि हमारे स्वयंसेवक चलाते हैं। संघ नेतृत्व सिखाता नहीं, संघ नेतृत्व गढ़ता है, क्योंकि नेतृत्व कोई पाठ्यक्रम नहीं, कोई किताब नहीं, कोई उपदेश नहीं, ये निरंतर साधना है। संघ इस साधना को शाखा के मैदान में, सेवा के कार्यों की धूल में और अनुशासन के अभ्यास में और चरित्र की तपीश में धीरे धीरे गढ़ता है। इसलिए यहां नेता पैदा नहीं होते, निर्मित होते हैं। ईंट ईंट जोड़कर, गुनगुन निखार कर, सेवा और संस्कार के द्वारा। और आज इसी नेतृत्व की रोशनी भारत की नई शताब्दी को दिशा दे रही है। एक ऐसी शताब्दी जहां आत्मविश्वास है, आत्मबल है और राष्ट्र के प्रति अद्भुत समर्पण है। अगले एपिसोड में हम और भी गहराई से जानेंगे कि संघ यह राष्ट्र निर्माण की संघीय प्रक्रिया कैसे आगे लेकर जाता है, कैसे एक विचार, एक अनुशासन, एक संगठन पूरे समाज को जोड़कर भविष्य का भारत गढ़ता है। तो आज के संघ गाथा के इस एपिसोड में यही पर रुकते हैं, लेकिन एक नई दृष्टि, एक नए विचार और राष्ट्र निर्माण के एक और अनुभव की कहानी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।